A very warm welcome to all of you over a very profound platform that is Law Arts Academy. So, my dear aspirants and students, this is your teacher advocate Samila Deng. सो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। नया टॉपिक तो नहीं कह सकते हैं, एक्चुअली हम आर्टिकल 14 को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक जो हमने फंडामेंटल राइट्स में हमने पहला आर्टिकल 14 को स्टार्ट किया हुआ था। इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको जो है मेंशन किया हुआ था इक्वालिटी बिफोर लॉ। और आज जो है हमारा फर्दर आगे वाला, मैंने कहा था मैं इनको ब्रेक करूंगा। आर्टिकल 14 में हम मेंशन करेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ को, वो मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद आज का जो इसका मेन जो इसके अंदर जो एट्रीब्यूट है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो हम ये मैं आपको ये समझाऊंगा और इसी में मैंने आपको रूल ऑफ लॉ भी पढ़ा दिया था। इस वीडियो के बाद जो है नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा, थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, फिर हम आर्टिकल 15 पे आएंगे। तो उसमें मैं थोड़ा सा इस वाले में क्योंकि थोड़ा रिलेट करता है, मैंने बताया था आपको, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो कौन सा टॉपिक है जो रिलेट करता है इसी के साथ। छोटा सा रहेगा, प्रिसाइसली वीडियो रहेगा, वो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। सो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिले लेट्स मूव ऑन। देखिए यहाँ पे आपने एक चीज़ को समझना है, वो ये है कि सबसे पहले देखिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले पॉज ले लेता हूँ कुछ सेकंड का, आप इसको प्लीज़ सेव सेव कर दीजिए। ओके। सो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं, यहाँ पे आपने एक चीज को ध्यान में रखना है यहाँ पे कि पहला कंडीशन यहाँ पे क्या है। पहला कंडीशन ये है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का पहला कंडीशन ये है कि जो ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट में इक्वालिटी तो होगी ही होगी, बिल्कुल। और इक्वालिटी के साथ साथ क्या होगा, उसमें इक्वालिटी के साथ साथ जो सर्कमस्टांसेस हैं वो भी क्या रहेंगे, वो भी इक्वल रहेंगे। कहने का मतलब यहां पे ये है कि आपने जो ट्रीटमेंट है ना वो इक्वल करना है। अगर सर्कमस्टांसेस जो है, कंडीशंस क्या है, वो सेम है, ओके फाइन, ये चीज हमें समझ आ गई। उसके बाद आगे कहता है सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। एप्लीकेशन ऑफ लॉ की बात कर रहा है ये। एप्लीकेशन ऑफ लॉ का मतलब यहां पे आ गया कि जो भी इंप्लीमेंटेशन होगा लॉ का वो सिमिलर रहेगा, एक जैसा रहेगा, और सभी पे वो एक एक जैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ एक के लिए अलग है दूसरे के लिए अलग है, नहीं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे कह रहा है सिमिलर रहेगा। क्या चीज सिमिलर रहेगी? इंप्लीमेंटेशन जो होगा लॉ का वो हर किसी के ऊपर जो है वो इक्वली रहेगा। ओके, ये चीजें हमें समझ आ गई। यहाँ पे ये इक्वल सर्कमस्टांसेस की बात करता है, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ लॉ की बात करता है, हर किसी के ऊपर एक जैसा रहेगा वो। ओके फाइन। अब ये जब इन दो पॉइंट्स को डिफाइन कर लेता है, फिर बनता है आपका थर्ड वाला पॉइंट। थर्ड पॉइंट में ये क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मीनिंग अब हम निकालेंगे। जब हमने ये दो पॉइंट्स पढ़ लिए, हम क्या निकालेंगे मीनिंग कि भाई इससे ये चीज जो है मैनिफेस्ट होती है कि जो स्टेट है उसको क्या करता है, जो ये आर्टिकल 14 है स्टेट को रोकता है। किस चीज के लिए? कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते पर्सन्स के बीच में। ओके फाइन। इसका मतलब है कि पहले ये कंडीशन फुलफिल हुई, फिर सेकंड, और उसी इन दोनों को मिलाकर ही ये चीज सामने आती है। तो ये जो इसको फॉरबिट करता है, मैंने आपको बताया था, तो वो नेगेटिव नोशन प्रोवाइड करता है और ये एक नेचर देता है इसको, आर्टिकल 14 को, नेगेटिव राइट्स की। ओके फाइन। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले हम आते हैं जो इस वाले पे आते हैं, ये सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। देखिए यहां पे आपने एक चीज को ध्यान में रखना है कि अगर हम बात करें इक्वल्स की, मैंने यहां मेंशन किया इक्वल्स, लाइक अलाइक, इसी के ऊपर ध्यान देना है आपने। अनइक्वल्स है, ठीक है, सिमिलर है, डिफरेंट है, यही हमने आज पढ़ना है। इसी कंफ्यूजन को जो है, जो हाँ बच्चों को बड़ी मुश्किल होती है, इसको हम दूर करेंगे। ओके फाइन। देखिए ये कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो क्या कहता है कि इक्वल्स के बीच में लॉ जो है वो इक्वली एडमिनिस्टर किया जाएगा। अब तो ये क्या चीज है? देखिए आपने ये कंडीशंस ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि इक्वल्स के बीच में लॉ जो है उसको इक्वली एडमिनिस्टर किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक जैसे जहां लोग होंगे उनके साथ जो ट्रीटमेंट है एक जैसा होगा। ओके फाइन, आ गया थोड़ा थोड़ा समझ। अब देखिए उसके बाद यहां पे ये कहता है कि बट ये चीज ध्यान में रखनी है आपने कि टू डिफरेंट क्लासेस जो हैं, अगर दो डिफरेंट क्लासेस होंगी, और अगर वो दो डिफरेंट क्लासेस होंगी, हम उनको क्या बोलेंगे? हम उनको अनइक्वल्स बोलेंगे, हैं?
तो ये कहता है कि अगर दो डिफरेंट क्लासेस को या अनइक्वल्स जो होंगे उनको हम सिमिलरली ट्रीट करेंगे, वो क्या होगा, वो आर्टिकल 14 की वायलेशन होगी। अब देखिए, अब मैं आपको असली जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों को जहां समझ नहीं आता है, वो आज क्लियर करूंगा मैं। और उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू वो समझाऊंगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। आई होप कि आपने उतार दिया हो। देखिए, यहां पे हम आते हैं। सपोज कीजिए 50% है एक साइड, और दूसरे ग्रुप में या दूसरी साइड 50% है। अब जब हम इनको कंबाइन करेंगे तब तो ये 100 बनते हैं, ठीक है, एज अ होल। अब इनकी जो कंडीशन है ना, इन वाले इस सेक्शन में जो ए सेक्शन में जो लोग हैं और ये बी सेक्शन में है, और ए सेक्शन में जो लोग हैं, जो 50 लोग हैं, ये क्या है, ये बहुत गरीब है, और ये कह सकते हो ये लोअर क्लास है, और इनकी अर्निंग बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ओके, अब ये जो सेक्शन है ना बी, जो सेक्शन बी में 50% है, इनकी कंडीशन बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत रिच है, और ये हाई क्लास है, और ये बहुत ज्यादा कमाते हैं। ओके फाइन। अब देखिए, अब स्टेट क्या करेगी, स्टेट ये करेगी कि स्टेट बोलेगी कि मैंने क्या करना है, मैंने टैक्सेस लगाने हैं, ठीक है, और जो टैक्सेस है, जो टैक्सेशन का सिस्टम होगा, इन दोनों के ऊपर, इन दोनों ए और बी जो ग्रुप है, इनके ऊपर लगेगा, और 10% आपने जो है टैक्स पे करना है, इन दोनों के ऊपर, 100 के ऊपर, ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी। अब मुझे बताइए यहां पे कि क्या ये चीज सही है? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। अब कैसे, वही समझाएंगे हम आपको। देखिए, ये अगर 50% हम एज अ होल लेते हैं, 50, ये ए और बी को अगर हम प्लस कर देते हैं, 100 एज अ होल हम लेंगे उनको, तब तब हम ये कह सकते हैं कि ये आप अगर इनको कंबाइन करेंगे, एज अ होल में लूंगा, तो इसकी कंडीशन और इसकी कंडीशन, इसके ए, इसके सर्कमस्टांसेस, इस ग्रुप के सर्कमस्टांसेस क्या है, इक्वल है कि अनइक्वल है? अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। अब इसका मतलब ये है कि ये तो अनइक्वल है, ये भी, ये अलग है, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, जब हम इनको कंबाइन करेंगे, ठीक है। जब हम इनको इंडिविजुअली लेंगे, 50% को एज अ होल लूंगा मैं इंडिविजुअली, और 50% को, इस ब्लॉक को, इस सेक्शन को मैं लूंगा अलग अलग। तो जब इनको इंडिविजुअली मैं सेपरेट करके लूंगा, तब ये 50 एज अ होल क्या बन जाते हैं, इस ग्रुप में इक्वल्स बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और ये 50 इस ग्रुप में जो है एज अ होल क्या बन जाते हैं, ये भी इक्वल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पे ये है कि अब फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला मतलब आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, ठीक है। आर्टिकल 14 एक्चुअल में यहां पे क्या बता रहा है, आर्टिकल 14 उतना डिटेल में तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको यही चीज समझाई, बार बार मैं कह रहा हूं, किसके ऊपर आ रहा हूं, इंप्लाइड इंटरप्रिटेशन के ऊपर, ठीक है। इंप्लाइड इंटरप्रिटेशन के ऊपर मैं बार बार आ रहा हूं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एक तो ठीक है एक्सप्रेस तरीके से वो इंटरप्रेट कर रहा है, वो समझ आती है आर्टिकल्स के थ्रू, ठीक है, वो समझ आ रहा है हमें, बट व्हाट अबाउट द इंप्लाइड इंटरप्रिटेशन? सो इंप्लाइड इंटरप्रिटेशन को समझना इतना आसान नहीं है। अब इसका मतलब यह है कि यहां पे ये चीज
जो है हमने देखनी है, समझनी है कि इक्वल्स होंगे तो तब क्या लगेगा, अनइक्वल्स होंगे तो तब क्या लगेगा। इसका मतलब यहां पे ये है कि यहां पे क्या होगा कि यहां पे ये अगर मैंने वही कहा इनको कंबाइन करके लेंगे तब क्या होगा, तब गलत होगा। कैसे होगा, तब हम कहेंगे जी ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इक्वालिटी को लाएंगे। मैं इनको मिटा देता हूं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ी स्पेस हमें मिल जाए आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखिए अब यहां पे हम कहेंगे नहीं जी, ये अगर कम कमा रहे हैं, ये ज्यादा कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, सबके ऊपर टैक्स एक जैसा लगेगा। सो ये जो ये कह रहे हैं, स्टेट कह रही है कि एक जैसा टैक्स दोनों दोनों ने 10% देना है, तो वो कौन सी इक्वालिटी आई, वो हमारी आ गई फॉर्मल इक्वालिटी, वो आ गई हमारी फॉर्मल इक्वालिटी। ठीक है, बट हमें हमने पढ़ा हुआ है कि हम किस इक्वालिटी की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे एगैलिटेरियन इक्वालिटी, जो अभी तक मैंने आपको बताया कि एगैलिटेरियन इक्वालिटी मतलब लास्ट लेक्चर में भी मैंने दिया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एगैलिटेरियन इक्वालिटी की बात करता है। और इसका मतलब है एगैलिटेरियन इक्वालिटी की बात करता है, तो इसका मतलब है कि वो जो एगैलिटेरियन इक्वालिटी है वो किसको डिनोट करती है, वो इक्विटी को डिनोट करती है। अब ये इक्विटी क्या चीज है, यही तो असली चीज है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जस्टिस, इक्वालिटी एंड इक्विटी, और यही बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, सो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे हम क्या करेंगे, हम फॉर्मल जो है इक्वालिटी ले लेंगे, सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, बट आर्टिकल 14 ऐसा नहीं कहता है। हमारा आर्टिकल 14 हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन्ड है वो क्या कह रहा है, वो कहता है यहां पे कि जो इक्वल्स होंगे आपने उनके साथ क्या करना है, उनके साथ इक्वल जैसा ट्रीटमेंट करना है। मतलब जो एक जैसे होंगे उनके साथ एक जैसा सलूक करना है। बट यहां पे ये चीज भी तो कह रहा है वो कि डिफरेंट क्लासेस होंगी, तो ये क्या है, ये तो डिफरेंट क्लासेस है ना। ये डिफरेंट क्लासेस एज अ होल क्या है, अनइक्वल है। ये डिफरेंट क्लासेस एज अ होल, मैं जब 100 की बात करूंगा, इनको एज अ होल लूंगा, ए प्लस बी को मैं होल करके लूंगा, 100 बनते हैं। 100 जो है क्या, ये जो है डिफरेंट है कि इक्वल है, ये डिफरेंट है, ये दो डिफरेंट क्लासेस है। तो ये दो डिफरेंट क्लासेस के साथ आप ट्रीटमेंट कैसा कर रहे हैं, आप ट्रीटमेंट सिमिलर कर रहे हैं। और जब आप ट्रीटमेंट सिमिलर कर रहे हैं, और वो क्या है, दैट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। ठीक है, आर यू गेटिंग मी। यही चीज तो आप लोगों ने समझनी है, यहीं पे कंफ्यूजन जो है बनती है और खत्म भी होती है। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, आर्टिकल 14 ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, जो सिमिलर होंगे ना एक जैसे, उनके साथ एक जैसा सलूक करना है। मतलब 50 के साथ ट्रीटमेंट एक जैसा होगा, क्योंकि ये 50 एज अ होल अपने ग्रुप में, एक ग्रुप में इक्वल्स है। ठीक है, तो हमने इनके साथ ट्रीटमेंट क्या करना है, सिमिलर करना है, एक जैसा करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये 50 एज अ होल एक ग्रुप में लाइक है, तो इनके साथ ट्रीटमेंट एक जैसा होगा। ठीक है, और उसके बाद ये कहता है एंड टू ट्रीट डिफरेंटली। ठीक है, कि अगर मैं यहां देखूं जो 50 वाले हैं, ठीक है, यहां अगर मैं एग्जांपल यहां पे दे दूं पहले 50 किया, इसकी कोई इशू नहीं है। तो ये 50 वाले हैं, तो ये क्या है, ये इनसे क्या है, ये इनके साथ डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब ये है कि मैंने वही कहा आपको कि एज अ होल अगर मैं ले लूं इनको, ए प्लस बी को एज अ होल करूं, तो ये वाला जो है ये इनसे अलग है, ये 50 इनसे अलग है, ये 50 इनसे अलग है। इसका मतलब है तब आता है डिफरेंट है दोनों। ठीक है, वही मैंने कहा टू डिफरेंट क्लासेस। तो डिफरेंट के साथ ट्रीटमेंट कैसा होगा, डिफरेंटली होगा। तो यहां पे हमने ये ट्रीटमेंट नहीं करना है, क्योंकि हमने फॉर्मल इक्वालिटी को इंप्लीमेंट नहीं करना है, एगालिटेरियन इक्वालिटी को इंप्लीमेंट करना है। और एगालिटेरियन इक्वालिटी किसकी बात करता है, एगालिटेरियन इक्वालिटी किसकी बात करता है, एगालिटेरियन इक्वालिटी इसकी बात करता है। ठीक है, अभी मैं इस पे आऊंगा पॉइंट पे, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे है कि ये गलत होगा। गवर्नमेंट अब क्या करेगी, यहाँ पे गवर्नमेंट बोलेगी ओके ये तो डिफरेंट है, तो डिफरेंट के साथ हमने ट्रीटमेंट, ये वाले ये इनसे डिफरेंट है, तो इन दोनों के साथ ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, डिफरेंटली होगा। अगर ये दोनों इक्वल होते तो ट्रीटमेंट इक्वली होता। अब कहने का मतलब है ये 50 50 के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ध्यान में रखिए, मेरा वही पॉइंट है,
50 के अंदर भी मतलब इस ग्रुप में जो 50 है इनके बीच में गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। ये जो 50 वाले बी सेक्शन में है इसके अंदर जो लोग हैं इंक्लूड हो रहे हैं इस ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं, उनके अंदर भी रहकर गवर्नमेंट जो है, रहकर मींस इनके विद इन जो है गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, किसी एक पर्सन को या एक तीसरे चौथे पर्सन को फेवर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इन ये 50 एज अ होल क्या किए जाएंगे, ये इक्वल्स आते हैं तो इनके साथ एक जैसा सलूक होगा कि भाई आप 10% दे सकते हो क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा है। बट आप जो हो 50 के 50 जो हो, ऐसा नहीं कि 50 में से 10 को गवर्नमेंट बोलेगी ओके आप टैक्स पे ही नहीं करो, ठीक है, और 50 में से 30 को बोलेगी आप पे करो। तो मतलब 50 तो इनसे, इन वाले ए से जो ये बी से जो ए वाला ग्रुप है वो तो अलग है ही, हमें पता है। बट इसके अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है गवर्नमेंट ने, आर्बिट्रली जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है वहां पे। अब देखिए, तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि इसके अंदर जो ग्रुप आएगा, क्योंकि हम क्लास क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर रहे हैं, क्लास के बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे, और ये क्लासिफिकेशन हमारा क्या होना चाहिए, क्लासिफिकेशन हमारा लॉजिकल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। लॉजिकल के साथ साथ ये क्या होना चाहिए, ये रीजनेबल होना चाहिए, और रीजनेबल के बाद ये रैशनल होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना आर्टिकल 14 के अंदर जो गवर्नमेंट करती है, वो लॉजिकल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। मैं अभी इस पे भी आऊंगा। देखिए, अब यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी ओके आप जितना अर्निंग करते उस हिसाब से दीजिए, या आपको टैक्स जो है एग्जाम्पशन है, टैक्स का एग्जाम्पशन है क्योंकि आपकी जो है इनकम कम है, आप टैक्स के एग्जाम्पशन रखिए। अगर आपकी अर्निंग बढ़ती है तो आप टैक्स के उस दायरे में आएंगे। ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। ऐसे ही बहुत सारी सोसाइटी में हमारे बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। पहले मैं इसको समझाता हूं फिर और आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए, अब ये बात तो हमें समझ आती है, बट साथ में ये कहता है इट डज नॉट फॉरबिड डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर अनइक्वल्स। कि ठीक है, आर्टिकल 14 जो कह रहा है हमें समझ आ रही है, बट आर्टिकल 14 की कुछ चीजों के ऊपर साइलेंट है। तो साइलेंट है तो इसका मतलब है कि उसने क्या प्रॉब्लम्स या कंटीजेंसी जो फ्यूचर में होंगी क्या नहीं बताई है, बिल्कुल बताई है। मैं बार बार इसी चीज के ऊपर आ रहा हूं, इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन, कि वहां पे हमें सिर्फ फिर एक अनुमान लगाना है वहां पे हमें। अनुमान लगाने के लिए हमारी ऑनरेबल जुडिशरी है, सॉरी, हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स है, हमारे ऑनरेबल जजेस होते हैं जो उस इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन को जो है हमारे सामने लाते हैं अपने लैंडमार्क जजमेंट से, क्योंकि जुडिशरी का काम ही है तो इंटरप्रेट करना। यहां पे तो इसका मतलब ये है कि बट ये चीज इट डज नॉट फॉरबिड डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल्स। इसका मतलब है कि जो अनइक्वल्स होंगे हम उनके साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 में लिखा ही नहीं है कि आपको रोका जा रहा है, आप अनइक्वल्स के साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मल इक्वालिटी होती तो चलो ठीक है, सब चाहे अमीर हो गरीब हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे वो वुमेन आ रहे हो या चिल्ड्रन वाला सेक्शन हो, चाहे ब्लाइंड हो, हैंडीकैप हो, तो उन सबको उनके साथ इक्वल होगा, इक्वल इक्वालिटी होगी, इक्वल ट्रीटमेंट होगा। अगर वो तो डिफरेंट होंगे, अनइक्वल्स होंगे, उनके साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट होगा। कब? अगर हमारा फॉर्मल इक्वालिटी होता, बट फॉर्मल नहीं, हमारा एगालिटेरियन फॉर्म ऑफ इक्वालिटी है। इसका मतलब यह है कि ये तो मना ही नहीं करता, इस चीज की तो मना ही कर ही नहीं रहा है, इसके ऊपर तो इसने ये चीज मना करने को बोला ही नहीं है कि भाई जहां डिफरेंट हो, अनइक्वल्स जहां होंगे आपने उनके साथ ट्रीटमेंट डिफरेंटली करना है। अब इसके एग्जांपल दे देता हूं मैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए फिर इसके एग्जांपल दे देता हूं मैं। आई होप कि उतार दिया होगा आपने, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो थोड़ा समझ आ गया आपको। आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में अगर हम सबको एज अ सिटीजन ले ले, नागरिक जो सब्जेक्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो लोग हैं, सब्जेक्ट्स का मतलब जो आ गया, मतलब सिटीजन्स हैं, हम लोग हैं उसमें। जो है अगर हम देखें, एक सेक्शन फीमेल का आता है तो उसके लिए जो है बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है, लॉज बने हुए हैं जो मेटर्निटी बेनिफिट्स उसको प्रोवाइड करते हैं। अब मैन तो वो क्लेम नहीं करेगा कि भाई इस तरह के मुझे भी बेनिफिट्स दिए जाएं, वो तो टोटली तो मतलब हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस लॉज बनाए गए हैं। किसी हॉस्पिटल में आप ले लीजिए, कोई ब्लाइंड है या कोई हैंडीकैप है तो गवर्नमेंट, वहाँ गवर्नमेंट ने या स्टेट ने वहाँ उनके लिए कुछ ना कुछ जो है कोई लॉ, स्पेशल लॉज प्रोविजंस उनके लिए बनाए हुए हैं। तो एसटी है, एससी है। कहने का मेरा मतलब है ये वो सेक्शन है सोसाइटी का हमारा जो एक्चुअली क्या है, जो अनइक्वल्स है।
जब हम मतलब एज अ होल जब हम अपने सिटीजन्स को जब हम उनको उनकी असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट जब हम देखते हैं, सो ये वो सेक्शन है जिनके साथ ट्रीटमेंट क्या होगा। क्यों? क्योंकि वो अनइक्वल्स है। तो अनइक्वल्स है तो उनके साथ ट्रीटमेंट कैसा होगा? उनके साथ ट्रीटमेंट आपने डिफरेंट करना है कि यहाँ पे हमारा आर्टिकल रोकता नहीं है कि इंप्लाइड इंटरप्रिटेशन दे रहा है कि आपने अनइक्वल्स के साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट करना है। अब वो डिफरेंट ट्रीटमेंट का मतलब क्या आ गया, उसके लिए मैं एक चीज समझाता हूँ आपको। मैंने शायद अपने कुछ वीडियोस में बताया भी था। सपोज कीजिए एक क्लास है, एक क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ और 40 मिनट्स में हर बच्चे को देता हूँ, और 40 स्टूडेंट्स हैं, उन 40 स्टूडेंट्स को मैं 40 मिनट्स देता हूँ। और 40 मिनट्स के बाद अगर मैं उनके आईक्यू लेवल की बात करूँ, तो मुझे लगता है कि जब मैं उनको मेजर करता हूँ उनके आईक्यू लेवल की, ऐसे तो इन जनरल फ्रॉम अ जेनेरिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबका आईक्यू लेवल वेरी करता है। मैं जब वहां पे देखूंगा तो उनका आईक्यू लेवल 40 का ऑलमोस्ट सबका सेम होगा, ठीक होगा। बट उसमें दो बच्चे होंगे जिनका बहुत कम होगा आईक्यू लेवल। तो मैं क्या करूंगा, उनको हमेशा 40 मिनट के अलावा उनको 15 मिनट्स और एक्स्ट्रा देता हूँ अपनी उस क्लास में। फिर बच्चे मेरे को रिमेनिंग वाले पूछेंगे कि सर आप ये इन इक्वालिटी कर रहे हो। अब मैं कहूंगा कि एक्चुअली मैं कर रहा हूं इन इक्वालिटी, बट ये कौन सी इनइक्वालिटी है? ये इनइक्वालिटी है, रीजनेबल इनइक्वालिटी है। सो कहने का मतलब ये है कि वहां पे क्या है, वहां पे वो बच्चे जब आईक्यू लेवल मेजर हम करेंगे, सो वहां पे वो बच्चे जो है अनइक्वल्स आते हैं इन कंपैरिजन विद द रिमेनिंग जो 40 में बच गए। तो वो जो अनइक्वल्स है, तो आप उनके साथ ट्रीटमेंट कैसा करेंगे? आप उनके साथ ट्रीटमेंट डिफरेंट करेंगे। अब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ 40 मिनट 40 बच्चों को दे रहा हूं, उससे ज्यादा किसी को नहीं दे रहा हूं। अगर दे रहा हूं तो सबको दे रहा हूं। अगर मैं वहां पे वो बच्चा आईक्यू लेवल के बेस पे जो है अनइक्वल्स में आ रहे हैं, उनसे डिफरेंट है रिमेनिंग वालों से, मैंने वही कहा सिटीजन्स है, और सिटीजन्स में हमारे कुछ ऐसे सेक्शन है, गरीब है या बाकी अलग अलग है, या हैंडीकैप्ड है, या कोई प्रॉब्लम जो है, कोई ऐसी बीमारी है उसको कि बहुत मुश्किल है, वो बीमारी बहुत रेयर है, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई ना कोई प्रोविजंस रखे। तो हम वहां नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने आर्बिट्रली जो है वो इनइक्वालिटी की हुई है, नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि वो ऐसा सेक्शन सोसाइटी का आता है जब हम एज अ होल सिटीजन के फ्रेम ऑफ फ्रॉम सिटीजन फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम उनको काउंट करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो प्रोविजंस रखे हैं, जो लॉज बनाए जाते हैं, क्योंकि वो अनइक्वल्स में आते हैं, तो उनके साथ ट्रीटमेंट जो है डिफरेंट होगा। सो वहां पे क्या होगा कि उन बच्चों को, जो मैं एग्जांपल दे रहा था, उन बच्चों को बाकियों के लेवल तक लाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए मुझे स्पेशल अटेंशन उनको देनी पड़ेगी। मैं अगर इस तरह करूंगा कि उनको जितना रिमेनिंग को देता हूं उनको भी उतना ही टाइम दूंगा, एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, उनको मैं डिफरेंटली ट्रीट नहीं करूंगा, तो वो तो कभी अपलिफ्ट नहीं हो पाएगा। वो क्या हो जाएगा कि फॉर्मल इक्वालिटी होगी, फॉर्मल इक्वालिटी होगी, बट वो कभी इक्विटी नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? तो इक्विटी का मैं अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया, अब आपको ये समझ आ गई। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये कहता है कि जब गवर्नमेंट क्या करेगी, इक्वल प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करेगी, कि पॉजिटिव एक्शंस के थ्रू। अब पॉजिटिव एक्शंस के थ्रू का मतलब क्या आ गया कि अनइक्वल्स जो होंगे ना, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, उनके लिए गवर्नमेंट कोई ना कोई फैसिलिटीज, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज, लाइक आपको मैंने बताया आपको, जैसे गवर्नमेंट ने जॉब्स में रखी हुई है, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए रखा हुआ है, और सोशल सिक्योरिटीज रखी है, ओल्ड एज जो पर्सन है उनके लिए रखे हुए हैं, या हैंडीकैप लोगों के लिए रखे हुए हैं। सो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये चीज आपने समझनी है कि यहाँ पे जो इक्वल्स होंगे, तो हाँ इक्वल्स होंगे, तो उनके साथ ट्रीटमेंट हमने इक्वली करना है। अगर वो अनइक्वल्स होंगे तो उनके साथ ट्रीटमेंट, इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, उनके साथ अनइक्वल्स के साथ ट्रीटमेंट ऑब्वियस है हमने डिफरेंटली करना है। ठीक है, अगर दो डिफरेंट क्लासेस है, जो मैंने यहाँ एग्जांपल दी, दो डिफरेंट क्लासेस है, तो उनके साथ ट्रीटमेंट जो है अगर हम एक जैसा करेंगे, वायलेशन होगा। ये कहां से पे कर सकता है? ये तो कर ही नहीं सकता है ना। गवर्नमेंट वही कहेगी कि नहीं फॉर्मल इक्वालिटी लगाएंगे हम, तो वो गलत है। हमारा एगालिटेरियन इक्वालिटी है, फॉर्मल इक्वालिटी नहीं है। और जब एगालिटेरियन इक्वालिटी से हमारा ऑब्जेक्टिव तब फुलफिल होगा जब इक्विटी तक पहुंचेंगे हम। इक्विटी तक, फॉर्मल इक्वालिटी के थ्रू हम इक्विटी तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो फॉर्मल इक्वालिटी जो है पॉसिबल नहीं है। एगालिटेरियन इक्वालिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी बात करता है। तो वहां पे क्या होगा, सिमिलरली एंड डिफरेंट डिफरेंटली, वही है। ठीक है, कि ये एक जैसे हैं, ठीक है, इनके साथ वैसा ही होगा, इनके साथ भी वैसा ही होगा, मगर एज अ होल जब इनको लेंगे तो ये दोनों अनइक्वल्स आते हैं, तो इनके साथ क्या होगा, इनके साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे इनको बोलेगी कि ठीक है, आपका जैसा अर्निंग है या आपको एग्जाम्पशन कर देंगे, ठीक है, ये दे सकते हैं। तो यहाँ पे सर्कमस्टांसेस अगर एज अ होल ले ले तो सर्कमस्टांसेस इनके इक्वल्स नहीं है। जब सर्कमस्टांसेस इक्वल्स नहीं है, डिफरेंट है, तो इनके साथ ट्रीटमेंट भी डिफरेंटली होगा। ठीक है, सो ये चीज बड़ी जरूरी है, आपने ध्यान में रखना है यहाँ पे इस चीज को। बट आप देखिए, अब गवर्नमेंट अगर ये चीज करता है, ठीक है, कि प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, हमारा लॉ बता रहा है करने के लिए, ठीक है,
अब जब करता है तो लॉजिकल होना चाहिए। रीजनेबल इनइक्वालिटीज के एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। लॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि दैट पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ अ ऑब्जेक्टिव। उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। गवर्नमेंट अगर वो डिफरेंट ट्रीटमेंट कर रही है अनिकल्स के साथ, ठीक है, तो वहां पे उसका कोई मकसद, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वो ऑब्जेक्टिव वो आपको मैनिफेस्ट हो जाएगा, शो हो जाएगा कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, दिख रहा है हमें, उस किसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए किया हुआ है गवर्नमेंट ने। कोई आर्बिट्रली नहीं किया है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ ही होता है रीजनेबल इनइक्वालिटीज। और दूसरा वो एक रैशनल, रैशनल का मतलब ये आ गया कि वो एक आम इंसान उसको समझ सकता है कि ठीक है ये एक्चुअली अनइक्वल्स है। ये तो सिंपल सी, एक तो ये सिंपल सी एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इनको आप 10% लगाएंगे जिनकी इनकम बहुत कम है और मुश्किल से उनका गुजारा होता है, पॉसिबल ही नहीं है वहां पे। तो यहाँ पे ये इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन लॉजिकल होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, जिसको हमारा माइंड जो है समझ सके उसको, और विद ऑब्जेक्टिव। ओके फाइन। अब देखिए ये जो वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, ये वाला पॉइंट क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव नेचर दे रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव नेचर दे रहा है कि स्टेट को कुछ करना है। ठीक है, सो देखिए कितनी जबरदस्त बात है यहाँ पे, कितनी खूबसूरत बात है आर्टिकल 14 में, कि एक तो यहाँ पे हमें समझ आती है कि ये नेगेटिव नोशन प्रोवाइड करता है, कि नेगेटिव नोशन दे रहा है। और यहाँ पे इसी के अंदर देखिए कुछ करना है, तो ये तो करना पड़ेगा क्योंकि एगैलिटेरियन इक्वालिटी है, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ऊपर से इंप्लाइड इंटरप्रिटेशन भी दे रहा है कि भाई आपको रोकता नहीं है कोई, आपको कोई चीज रोक नहीं रही है कि आप डिफरेंस को, जो अनइक्वल्स है उनको डिफरेंटली ट्रीट ना करो आप। इसका मतलब है आप कर सकते हो उनको डिफरेंटली ट्रीट अनइक्वल्स को। तो कहने का मतलब यहाँ पे है ये तो खुद ठीक है, नेगेटिव नोशन दे रहा है, और ये पॉजिटिव, कितनी खूबसूरत बात है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा ताकि हम इक्विटी को समझ सके। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया, आपने उतार दिया होगा। देखिए सपोज कीजिए ये एक प्लेग्राउंड है, यहाँ पे कोई मैच चल रहा है, तो एक पर्सन है वो यहाँ पे है, और एक बच्चा है वो यहाँ पे है। ठीक है, और दूसरा बच्चा है वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो मैच चल रहा है इनको नजर नहीं आ रहा है। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम एक ही साइज का बॉक्स देंगे इनको, एक साइज का हर हिसाब से। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन शायद थोड़ा सा ऊपर आ जाए, इधर तक आ जाए, मगर फिर भी देख नहीं पाएगा। और ये भी थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाए थोड़ा सा, मगर फिर भी ये देख नहीं पाएगा। ये भी थोड़ा इनको अपलिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये ठीक है, ये तो थोड़ा पहुंच गया, क्योंकि अब देखिए ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन एक्चुअली अडल्ट है, मैच्योर है, इसकी हाइट, एज एज फैक्टर है इनमें, इसकी हाइट ज्यादा होगी ऑब्वियस है। ये छोटे बच्चे हैं, ये दोनों जो है ये चिल्ड्रंस हैं। अब यहाँ पे एक जैसी चीज हमने इनको दी, तो तब भी पॉसिबल नहीं हुआ इनके लिए, तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। ये शायद थोड़ा सा मतलब एक मैच का थोड़ा ग्लिम्प्स इसको हो जाए, नजर आ जाए, मगर वो भी पॉसिबल नहीं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे, इसको इसकी हाइट के हिसाब से जितना बॉक्स चाहिए हमने इसको देना है। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा बॉक्स देंगे हम। बड़ा मतलब जितना इसको चाहिए, जितना इसको नजर आए, तो ये यहाँ पहुंचेगा, अब इसको नजर आ जाएगा आराम से। ठीक है, इसको इससे थोड़ा बड़ा देना पड़ेगा क्योंकि बहुत नीचे है, तो इसको भी दे दिया हमने, मगर अडल्ट से थोड़ा बड़ा बॉक्स दिया। ये भी पहुंच गया इधर, इसको भी दिख रहा है मैच अब। ठीक है, और इसको तो सबसे ज्यादा बड़ा देना पड़ेगा क्योंकि ये तो इन दोनों से बहुत छोटा है। हाँ, इसको थोड़ा ऊपर लाना पड़ेगा और। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या है, दिस इज इक्विटी। ठीक है, अब मैंने जो आपको पहले बताया था, वहां पे क्या था कि ये मैंने आपको बताया कि भाई ये अलग अलग है, एज फैक्टर है, हाइट बड़ी है, इसकी सबसे छोटी है, तो यहां ये क्या थे, अनइक्वल्स थे। ठीक है, अनइक्वल्स थे।
अब इन अनइक्वल्स के साथ अगर हम फॉर्मल इक्वालिटी करते हैं या इनके साथ हम, आप ले लीजिए, इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, इक्वालिटी करेंगे इक्वल इनके साथ, मगर ये अनइक्वल्स है और इनके अनइक्वल्स है, और हमने पढ़ा है कि इक्वालिटी या इक्वल ट्रीटमेंट कब होगा, जब सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां तो सर्कमस्टांसेस इक्वल नहीं है ना, यहाँ पे सर्कमस्टांसेस जो है, सर्कमस्टांसेस कौन से हैं कि भाई इनका एज फैक्टर है, हाइट किसी छोटी है बड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हम ये अनइक्वल्स है, तो अनइक्वल्स के साथ हमने कैसा ट्रीटमेंट किया है, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा ही नहीं कि भाई इक्वल सर्कमस्टांसेस के बेस पे इक्वल ट्रीटमेंट करना है, बट ये अनइक्वल्स है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इक्वालिटी लगा दी, तो वो जो है वो सही नहीं होगा। यहां पे क्या करना है हमने, वो वायलेशन होगी आर्टिकल 14 की, ठीक है। यहां पे हमने क्या करना है, हमने जैसे जैसे इनके हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से इनको जितना बॉक्स है हमने इनको दिया, तो इसका मतलब है ये अनइक्वल्स थे, अनइक्वल्स के साथ हमने ट्रीटमेंट क्या करना है, उनके साथ ट्रीटमेंट हमने डिफरेंट करना है। वही तो कह रहा है ये, अगर ये जितना जितनी जितनी हाइट का ये होता, जितनी ये भी होता, ये भी होता, तो हमें जो बॉक्स इसको दिया वो भी इसको भी वही लगता, इसको भी वही लगता। बट यहाँ पे क्या हुआ कि ये इनकी हाइट जो है वो वेरी करती है, तो ये अनइक्वल्स है, तो ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा इनके साथ। तो अगर ये एक एक जैसे होते तो इनके साथ सिमिलर होते तो सिमिलरली, ठीक है। सो कहने का मेरा मतलब है कि ये चीज आपने समझनी है, सर्कमस्टांसेस जब एक जैसे होंगे, कंडीशंस तो एक जैसी होगी, तभी इक्वल ट्रीटमेंट होगा। जब सर्कमस्टांसेस अलग अलग होंगे, मींस अनइक्वल्स होंगे वो, तो उनके साथ वैसा ही हमने ट्रीटमेंट करना है, डिफरेंट ट्रीटमेंट करना है उनके साथ। सो दैट इज द वेरी कंसेप्ट ऑफ इक्विटी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्विटी, जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे कुछ बात कहना चाहूंगा, अपनी बात रखना चाहूंगा। मुझे बहुत, मतलब इट इज टोटली अ वोफुल थिंग कि चाहे देर आर वेरियस, आई एम नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टीचर, मैंने मतलब देखा हुआ है हर जगह की मोस्टली आर्टिकल 14 को उस तरीके से नहीं समझाया जाता। मैं बार बार इस चीज के ऊपर आ रहा हूँ कि पॉलिटिकल पॉलिटी जो है, खासकर, सॉरी, पॉलिटिकल साइंस इज अ डिफरेंट, पॉलिटी जो है हमारी, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है हमारा, वो इतना आसान नहीं है। आपका खुद का बैकग्राउंड उसमें बहुत जरूरी है। इवन कि हमसे भी गलतियां होती है, गलतियां इस हिसाब से होती है कि हम कोशिश करते हैं उसका एम्प्लॉयड इंटरप्रिटेशन बच्चों तक पहुंचाने की, हम बहुत कोशिश करते हैं उसके साथ जस्टिस करें। देखिए, इतना अगर आसान होता, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने कहा, उसकी एक लीगल नॉलेज, लीगल लैंग्वेज है, तो हमारे जितने भी आपने देखे होंगे, जितने भी हमारे ये ऑनरेबल जजेस हैं या ऑनरेबल कोर्ट्स है, वो आए दिन आर्टिकल 14 के उसको स्कोप को, अपनी अलग अलग जो है लैंडमार्क जजमेंट है, उसको स्कोप को वाइडर करते जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले खुद को समझना मुश्किल है, फिर उसके बाद आप खुद को उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं आप, तो आप दूसरे को कैसे समझा सकते हैं, बहुत मुश्किल है। सो मैंने देखा हुआ है कि वहां पे एग्जाम्पल दी जा रही है अलग अलग, कोई कह रहा है नहीं, बच्चा अगर माइनर है, वो एक उसकी अलग सिचुएशन होगी, अगर वो क्राइम करता है मेजर की अलग होगी। अरे वो तो ठीक है, वो तो हम समझते हैं, मगर पहले एक चीज बताइए कि आर्टिकल 14 में आपने इस चीज को ध्यान में रखा होगा कि आर्टिकल 14 इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है। और दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 14 के अंदर ये चीज, ये जो अभी तक मैंने पढ़ा है, इतनी मेंशन क्यों है, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है। अगर मैं इसके ऊपर और अच्छे से डिटेल में आऊं, तो फिर ये जाके आर्टिकल 14 हमारा रिलेट होगा ह्यूमन राइट्स और नेचुरल राइट्स के साथ। सो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है आर्टिकल 14 को डिफाइन करना। इवन कि यहाँ पे उनको लगता है, बहुत सारे बच्चों को भी लगता है कि भाई बस जहाँ शैल नॉट लिखा है तो नेगेटिव आ गया, कुछ करना है तो पॉजिटिव। ठीक है, सेंस आप सही दे रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा डेप्थ में जाइए, बच्चों को समझाइए एक्चुअल में कि फंडामेंटल राइट से थोड़ा हटकर पहले समझाने की कोशिश कीजिए, नेगेटिव राइट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव राइट्स क्या होते हैं। उसके बाद फिर आर्टिकल जब वो क्लियर हो जाएगा, फिर बच्चे को आसानी से समझ आ जाएगा। वो तो बस एक रूट मेमोराइज किया है कि कहीं देखना शेल नॉट है। अब मुझे बताइए यहाँ पे कैसा हुआ कि ये शल नॉट है, ये तो ठीक है, नेगेटिव नोशन देता है, यहाँ पे कहता है करना है कुछ, पॉजिटिव नोशन देता है। तो कहने का मेरा मतलब है, उससे तो हमारा आर्टिकल 14 उससे नेगेटिव नोशन ही रहेगी रहेगी उसकी। बट देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि यहाँ पे कुछ करना भी है, तो पॉजिटिव नोशन दे रहा है, तो वो आप नहीं समझा सकते, वो कोशिश करनी है वो समझाने की। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि इस चीज
जो है उसका इम्प्लाइड, क्योंकि साइलेंट नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट नहीं है, वो उसकी इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन है, उसकी इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन को समझाना बच्चों को बहुत मुश्किल है। सो कोशिश हमेशा कीजिए अपने टॉपिक के साथ आप जस्टिस कीजिए कीजिए। सो आई होप कि ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, हमारे ये दोनों पॉइंट जो यहाँ पे फुलफिल होते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ मैं यहाँ पे जो है अपना लेक्चर फिनिश करता हूँ। ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। और वही मैं बार बार इसी बात पे आऊँगा कि बच्चों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोशिश कीजिए, जो है थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं जो कंटेंट आपके लिए लाऊँगा, कोशिश मेरी रहेगी मैं डेप्थ पे जाऊँगा, इसीलिए मैं इतना एक आर्टिकल के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, तो इसीलिए ताकि फॉरएवर के लिए आप लोगों के लिए कंटेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पे आके आपको मैं 20 मिनट में समझा दूँगा। हाँ, मैं उसकी बात कर रहा था, लाइक एग्ज़ाम्पल्स जो दी जा रही है कि माइनर बच्चे की सफिशिएंट अलग होगी और मेजर की अलग होगी, ठीक है, होगी। बट यहाँ पे ये चीज़ समझनी है आप लोगों को कि उस तरीके से अगर आप ये छोटी एग्जाम्पलें देकर 20 मिनट में आर्टिकल 14 को बच्चों को समझा देते हैं, दैट इज टोटली इनजस्टिस, वो तो टोटली गलत बात है। सो कोशिश कीजिए थोड़ा डेप्थ में जाइए और बच्चों को भी डेप्थ में ले जाइए, और बच्चों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो है थोड़ा पेशेंस रखें, जल्दबाजी ना करें हम जल्दी से जल्दी। सो यहाँ पे मुझे लगता है अब शायद कोई हमारा इसमें पॉइंट रहा नहीं जो मेरे से मिस हुआ। आई होप कि ये मैंने सारा अगर मिस हो गया होगा तो श्योरली मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंक्लूड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारा प्रिसाइसली रहेगा, फिर हम आर्टिकल 15 पे आएंगे। आई होप कि यहाँ पे फिनिश होता है। कोई भी प्लीज़, अगर मेरे से कहीं पे कोई लिखने में कोई मिस्टेक हो गई होगी या बोलने में या कोई चीज़ रह गई होगी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए और मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। या किसी तरह की कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं या आपको टफ लग रहा है पढ़ाना मेरा या कोई भी, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए हमें, एंड मोस्ट वेलकम। क्योंकि आप जब तक, क्योंकि ये आपको आपने चीज़ समझनी है कि ये यहाँ पे वन वे ट्रैफिक ही रहता है जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो ऑफलाइन में तो बच्चा भी सामने है, टीचर भी है, तो वहाँ पे इंटरेक्शन रहती है, वहाँ पे बच्चा पूछ सकता है तो टीचर अपने उस मेथड को अमेंड भी कर सकता है। यहाँ पे तो मैं जो है मैं वहाँ पे नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं तभी कर सकता हूँ कि जब आप मुझे कमेंट्स करेंगे, जब आप आपके खुद के एनोटेशंस आएंगे, कमेंट्स आएंगे, तो मैं उस हिसाब से अपने आप को अमेंड करूँगा। सो आई होप, बाय बाय एंड ब्लेस यू ऑल।